गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी की परीक्षा एकदम नज़दीक है, तो डीएलएड के फर्स्ट ईयर की। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न से जिसे पढ़ने के बाद इतनी तो गारंटी है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लेंगे। तो चलिए कुछ नए टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसको अगर आप छोड़ के जाएंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। सच बेटर कि आप जो है इस बार इससे ग्रो थ्रू हो जाए, और ये वीडियो देखने से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए हिंदी वीडियो भी लाऊंगी। फ़िलहाल आप इंग्लिश में आप समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको रेडीमेड नोट्स भी मिल जा रहा है। हम लोग शुरुआत करेंगे कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा है कि ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है ना। तो इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है कभी भी किसी भी प्रश्न के उत्तर यदि पॉइंट्स में लिखते हैं ना, तो चेक करने वाला जो होता है बड़ी आसानी से आपको भर भर के मार्क्स देता है। ठीक है, तो आपको जो क्या करना है, आपको बड़ी आसानी से मार्क्स पाना है, तो आपको पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता है डेवलपमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो कंटिन्यूटी इसका पहला हेडिंग आपका आएगा, कंटिन्यूटी। So development is a continuous process that extends throughout the lifespan, involving gradual changes and advancement. कहते हैं ना, गर्भ से कब्र तक। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कंटिन्यूटी का मतलब ही हुआ डेवलपमेंट जो है आपका जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक जो है ये लगातार चलती रहती है। दूसरा आपका पॉइंट आता है सीक्वेंशियल। अच्छा, आपने कभी सुना है कि कभी बच्चा अचानक चलने लगा, फिर क्रॉलिंग किया, फिर दौड़ने लगा, फिर उसके स्टेज आपने ऐसा कभी नहीं देखा ना? हाँ, कभी किसी की जल्दी, कभी किसी की देरी से होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि लाइन वाइज लाइन होता है, सीक्वेंशियल होता है। कि मैंने बच्चा पहले जो है आपका क्या करेगा, पहले अपने हैंड्स मूवमेंट करेगा, फिर कैप्चर पकड़ेगा, फिर जो है धीरे धीरे वो क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड होगा, देन वो चलना सीखेगा, है ना। तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और पैटर्न वेयर सर्टेन स्किल्स और नॉलेज आर एक्वायर्ड इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर, है कि नहीं। उसको धीरे धीरे वो नॉलेज गैदर करता है, स्किल गैदर करता है, और उसको सीक्वेंसली जो है यूज़ करता है। अगला आपका पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, हर इंसान अपने में अलग है कि नहीं। तो किसी को कोई बहुत जल्दी जो है जिसका ग्रोथ होता है, किसी का देरी से ग्रोथ होता है। इसका कारण क्या है, ईच पर्सन डेवलप्स एट देयर ओन पेस। वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कैसे बढ़ता है भाई, क्योंकि उस पर आरोपित होता है आपका जेनेटिक प्रॉब्लम। किसी का जेनेटिक भाई जीन्स में है कि बहुत उसके घर के सभी लोग बड़े लंबे हो जाते हैं, और किसी के थोड़े बौने, किसी के एवरेज। तो जेनेटिक का भाई बहुत असर पड़ता है इंटेलिजेंस पर भी और आपके ग्रोथ पर भी। और दूसरा क्या होता है आपका, परिवेश, माहौल, इन्वायरमेंट, और भाई तीसरा कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं जैसे कि डेवलपमेंट जो है आपका बहुआयामी है ना, मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट encompasses वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। डेवलपमेंट सिर्फ जो है शारीरिक ही नहीं होता है, शारीरिक के साथ साथ ये संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, सामाजिक, और जो है आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, यानी आपकी जो है भावनाएं भी उसमें मैटर करती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है आपको देखिए, क्यूमुलेटिव जो है आपका, क्यूमुलेटिव में आप देख सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट अचीवमेंट लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस स्टेज। हर जो है डेवलपमेंट में उसका अर्ली डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, तभी वो आगे जाके और ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये एक जो है पूरा सम्मिलित रूप से काम करता है। जैसे कि आप कहते हैं ग्रोथ के मामले में भी, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको बचपन में जो है बहुत भोजन नहीं मिला, सारी चीज़ें सुविधा नहीं मिली, अब अचानक वो बड़ा होता है, तो अब बड़ा होने के बाद उसको सारे पोषण अगर दिए जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो वापस से वैसे पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको जो हर एक स्टेज जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है वो रेडी करता है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शनल। डेवलपमेंट जो है जनरली क्या करता है, ये डेवलपमेंट जनरली प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमेशा साधारण से सरल से जटिल की ओर जाता है।
फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, एंड फ्रॉम द ओवरऑल टू द पर्टिकल, मतलब बोलते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर, साधारण से जटिल की ओर जो है ये जाता है, कम से ज़्यादा की ओर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। प्लास्टिसिटी, नेक्स्ट लास्ट में देखिए आप पॉइंट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ फ्लेक्सिबल। आपको पता है कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कोई एकदम नेक्स्ट निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होने का कारण क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ फ्लेक्सिबल विद द कैपेसिटी फॉर चेंज एंड एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट्स, ठीक है। हम लोग बहुत ही आसानी से जो है कुछ भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं और अडेप्ट इजीली जो है इंडल्ज हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए आप, व्हाट आर थॉर्नडाइक्स मेन लॉ ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन दीज लॉज, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो है मेन लॉज ऑफ लर्निंग है क्या। देखिए आपने थॉर्नडाइक के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है और मैं आपको अभी एग्ज़ाम टाइम में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा के मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग क्या क्या है, तो आप ये 5 पॉइंट जो एकदम रट लीजिए, ठीक है, अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये आना ही आना है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो जैसा कि आप थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं, मैं उतने विस्तार रूप में नहीं जाती, आपको मैं पॉइंट्स में बताती हूँ कि लर्निंग ऑकर्स बेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर टू लर्न। अच्छा, ये थॉर्नडाइक का मानना है, ठीक है ना, कि मेंटली और फिजिकली बच्चा जो लर्नर है वो प्रिपेयर रहेगा तभी वो सीख सकता है। अ लैक ऑफ रेडीनेस कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड हिंडर लर्निंग, ठीक है। अगर उनके अंदर रेडीनेस की कमी आई, वो मतलब तत्पर नहीं रहा, वो तैयार नहीं रहा, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, वो उसके सीखने में बाधा डालती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब प्रश्न में ना अगला पॉइंट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है आपका, रिपीटिशन स्ट्रेंथन लर्निंग। अच्छा, ये तो हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं ना, बार बार रिपीट करने से। अब जैसे यही आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपके क्या हो गए, आपने ऑडियो विजुअली इस्तेमाल किया, आपने सुना भी और आपने देखा भी, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, रिपीटेशन स्ट्रेंथन लर्निंग। द मोर अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स connection is used, the stronger it becomes. Conversely, lack of use weakens the connection. अगर कनेक्शन कैसे कम होगा, अगर हम ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल ही ना करें, होता है ना अक्सर, हम लोग बार बार रिवाइज नहीं करें तो हम लोग भूल जाते हैं, वैसा ही कुछ। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसा कि नाम ही से हम लोग समझ सकते हैं कि बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर लाइकली टू बी रिपीटेड, while those followed by unpleasant outcomes are less likely to be repeated, है कि नहीं। जो काम आप करते हो उसका पॉजिटिव जब रिजल्ट आता है तभी तो आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। अगर उसका अगर आउटकम जो है आपको खुशी नहीं देता तो क्या आप वापस रिपीट करोगे, नहीं ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन बिहेवियर while नेगेटिव consequences weakens it। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने जो है ए लिखा, थोड़ा गलत ही लिखा, ठीक है, ए पर ए लिखा, आपने उसको और मोटिवेट किया, आपने बोला कि वाह बहुत अच्छे से लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिखने से और अच्छा रहेगा। बट अगर आपने उसको डांट दिया, उसको पीट दिया और आपने कुछ नेगेटिव किया, तो क्या वो बच्चा वापस वो उतना ट्राई ही नहीं करेगा, है, होता है ना। उसके बाद आपको ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। तो यही चीज़ें होती है लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ रिसेंसी। द मोस्ट रिसेंट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस is the one most likely to be repeated। क्विक रिस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, कि रिसेंसी है आपका जो है, किसी चीज़ पे अगर आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं तो वो चीज़ क्या होता है, बार बार रिपीट करते हैं हम लोग। दिस एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन लर्निंग। जैसे अभी आपने पढ़ा कि आप बार बार एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको स्ट्रेंथ करता है, फिर नेगेटिव आता है तो आपको वीक करता है, तो आपने इफेक्ट देखा है ना, वही है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंस वर्ड से आता है इंटेंसिटी। अ मोर इंटेंस स्टिमुलस विल लीड टू अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स एंड बेटर लर्निंग। जितना आप इंटेंशनली पढ़ेंगे, मतलब बच्चों के क्षेत्र में बच्चा जितना इंटेंशनली उस चीज़ को समझेगा, पढ़ेगा, उतना ही वो जो है बेटर अच्छी तरीके से सीख पाएगा। इंगेजिंग एंड विविड एक्सपीरियंस इनहांस लर्निंग रिटेंशन। जब भी जो है हम ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग सीखते हैं।
ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आना ही आना है, चाहे शॉर्ट में आप बोलिए, लॉन्ग में बोलिए, या आप 7 या 6 मार्क्स में बोलिए, ये आना ही आना है। व्हाट इज़ एक्टिव रीइंफोर्समेंट? अभी आप रीइंफोर्समेंट में आप देखेंगे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या पूरा ओवरऑल आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। आपका देखिए, पहले इसका जो है हम एक्टिव रीइंफोर्समेंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, एक्टिव मीन्स आपको पता है एक्टिव क्या होता है। देन एक्टिव हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग अ बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग अ positive stimulus or removing a negative or immediately after the desired behavior। जब भी आप एक्टिव इन्फॉर्मेंस होता क्या है कि जब आप किसी को स्ट्रांगली जो है आप उसको किसी सुविधा को पॉजिटिवली आप प्रोवाइड कराते हैं और नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको जैसे बिहेवियर चाहिए वैसा बिहेवियर आपको मिल जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इमीडिएट, फीडबैक और कंसिस्टेंसी, ये जो है इसके 4 पार्ट है, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी बच्चे को एडिंग अ रिवॉर्डिंग स्टिमुलस, कभी भी हम जब है बच्चे को मान लीजिए उसने कुछ कार्य किया, मान लीजिए अधूरा ही किया, ठीक है, आपने जो क्या किया, आपने उसको जो है बोला कि ठीक है शाबाश बेटा, अभी और अच्छे से आप कर सकते हो, एक बार करो, ठीक है, और एक बार करो। फिर आपने कई बार क्या होता है स्माइली दे दिया या स्टार दे दिया, वो सब रिवॉर्ड्स हो गए। इससे क्या होता है, ये स्पेशली क्या करता है, इंक्रीज़ करता है लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर ऑफ बीइंग रिपीटेड। अब क्या हो, किसी बच्चे को आपने स्टार बना दिया, मान लीजिए घर पे जाते वक्त आपने आज पूरा क्लास वर्क किया, स्टार आप स्टार हो गए स्टूडेंट के, अब वो बच्चा क्या करेगा, दोबारा इसको रिपीट करेगा ताकि वो दोबारा आपसे स्टार ले सके। ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग एन aversive stimulus, stopping loud noise to encourage the desired behavior। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो हम लोग कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो एवर्सिव होता है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, टक 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 हम लोग बजाते हैं, डस्टर या स्केल बजाते हैं ना, जिससे जो है अचानक जो है इतना आवाज़ हो रहा है वो शांत हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक आता है आपका नेक्स्ट इमीडिएट फीडबैक। एक्टिव रीइंफोर्समेंट में जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द रीइंफोर्समेंट इज़ इमीडिएट, इंश्योरिंग अ क्लियर एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर एंड द कंसिक्वेंसेस। अभी क्या है, कभी बच्चे ने जो काम किया आपने उसको तुरंत फीडबैक दिया, तुरंत आपने कहा बहुत, तो वो खुश हो गया। अब आप कल परसों बोलेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट strengthen the desired behavior over time। ठीक है, अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे रीइंफोर्समेंट करने के बाद, तो उससे क्या होता है, हम जैसा बिहेवियर चाहते हैं बच्चे से हमको वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं अब आपने आज तारीफ़ कर दिया, बच्चे ने आज अच्छे से किया, फिर कल किया, फिर कल आपने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह है आपका व्हाट इज़ स्किनर्स थ्योरी ऑफ एक्टिव रीइंफोर्समेंट। मैंने कहा ना रीइंफोर्समेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए स्किनर का थ्योरी रीइंफोर्समेंट के बारे में, स्किनर क्या कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं, इन्होंने ही बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपसे ऐसे भी नंबर 1 MCQ में पूछा जाए तो आप यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ आपको कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला आपका ऑपरेंट, जी देखिए आपका पहला हो गया आपका स्किनर थ्योरी ऑफ एक्टिव रीइंफोर्समेंट में पहला ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे क्या है आपका स्किनर्स थ्योरी ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग या पोजिस्ट दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेस। अब जानते हैं कि स्किनर की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये जो है आपका बिहेवियर को उसकी परिस्थिति के अनुसार जो है शेप करता है। अब दूसरा आपका पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट। बिहेवियर्स फॉलोड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आर स्ट्रेंथेंड एंड मोर लाइकली टू रिकर।
हमेशा ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव जो री इन्फोर्समेंट होता है वो हमेशा आपके जो रिज़ल्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, ताकि वो फिर से हो। और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या करता है, वो भी ऑल्सो इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस। अब ये जो आपका नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है ना, ये भी कई मामले में जो आपके जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं उसको भी ये लोग सहायता देता है। आगे देखते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर आइडेंटिफाइड डिफरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। एग्जाम्पल देखिए, फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो दैट इम्पैक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड रेट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसका जो स्केड्यूल है रीइंफोर्समेंट का, उसमें आपका रेशियो फिक्स रहता है, वेरिएबल रेशियो भी फिक्स रहता है। नेक्स्ट आपका सेविंग। ग्रेजुअली रीइंफोर्समेंट जो है वो सक्सेसिव होता है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन जो है आपका हमेशा जो है आप मैंने एक बोलते हैं कि एक अनुमान लगा लेते हैं आप कि बच्चे का बिहेवियर ऐसा होगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उसका हम लोग ऐसे उपाय करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप बच्चों को शेप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ग्रेजुअली री इन्फोर्सिंग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर टू टीच कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को टीच करने में भी आपका काम आता है। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन। देखिए, स्किनर्स प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन, थेरेपी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इन सब में जो है इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज स्किनर्स थ्योरी ऑफ एक्टिव रीइंफोर्समेंट में ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेपिंग, एप्लीकेशन, ओके। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए, हमेशा आप दिमाग में ये जो वर्ड है ना मोरल डेवलपमेंट, इसको हमेशा रखिएगा, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि विथ एजुकेशनल मैंने आपको जो भी कोई आंसर देना है, स्पेशली आप देखिएगा वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के ऊपर ही आपको पूछता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कोल्सबर्ग का थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या आपको देना है, फिर से मैंने कहा पॉइंट्स देना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिखा देंगे, भाई कौन कौन सा स्टेज होता है। तो कोल्सबर्ग प्रोसेस 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट ग्रुप्ड इनटू 3 लेवल्स। इन्होंने जो है 6 स्टेज बताया जिसको उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला आपका प्री कन्वेंशनल, ठीक है। दूसरा आपका कन्वेंशनल, तीसरा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो याद रहेगा। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या है, मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन ओबीडियंस एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। कभी भी जो आप बच्चों को जो है मॉरल वैल्यू तभी सिखा पाएंगे जब आप उसको जो है ओबीडियंस कभी बना पाएंगे जब आप अवॉइड करेंगे उनको पनिशमेंट देना, ठीक है। किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं, नो कॉर्पोरल, नो कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, और आपको क्या करना है, उनके जो है सेल्फ इंटरेस्ट को है जगाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कन्वेंशनल लेवल, जिसमें क्या है आपका मॉरलिटी इज़ बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल, ठीक है। ये स्टेज 3 आपका आ गया। एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कई बार आप मॉरल वैल्यूज़ देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट उसमें बहुत हावी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसी हिसाब से वो सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन करने लगता है। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या है आपका, मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपका स्टेज 5 आ गया। एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सली सबके ऊपर लागू होती है, तो वो प्रिंसिपल भी जो है आपको लागू होता है। तो आप देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट के लिए 6 स्टेज है टोटल, जिसको 3 लेवल में बांटा गया है। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है आपका कन्वेंशनल और तीसरा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, याद रहेगा। इसको चलिए शॉर्ट में आपको बताऊं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का होगा क्या। देखिए ध्यान से कि हमको क्या ध्यान देना है कि एजुकेटर्स कैन फॉस्टर मोरल डेवलपमेंट बाय encouraging discussion about moral dilemmas, promoting empathy and creating a classroom environment that values fairness and justice। जब तक कोई शिक्षक बच्चे को वैसे सिचुएशन में क्लासरूम में नहीं सिखाएगा कि किस तरह से आपका जो है मोरल डेवलपमेंट
बच्चों का ज़रूरी है, किस तरह से वो दूसरे को एम्पैथी दिखाएगा, प्रमोट करेगा, किस तरह से वो जस्टिस को समझेगा, किस तरह से वो समानता को समझेगा, किस तरह से वो लोगों की मदद करना ज़रूरी है कि नहीं वो समझेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में ही सिखानी होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रोल ऑफ एडुकेटर्स। देखिए रोल ऑफ एडुकेटर्स में आपका क्या क्या है कि टीचर्स शुड मॉडल moral behaviors, provide opportunities for a student to engage in moral reasoning and create a supportive environment that encourages moral growth। कभी भी देखिएगा हम लोग क्लासरूम में एडुकेटर जो है जो अपना एग्जाम्पल देता है उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि एडुकेटर से एग्जाम्पल से ना बच्चे बड़े ही मोटिवेटेड होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। बच्चे भी चाहते हैं हाँ मेरे पास भी ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं ऐसा ही करूँगा। ये उसे याद आता है मेरे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरह से आपने गोल्सवर्क थ्योरी भी पढ़ ली। तो मिलते हैं अगले पार्ट में और मैं कुछ और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ भी क्वेश्चन बाकी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।